पीरियोडिक टेबल लेके आऊंगा। आप सबने मुझसे कहा था कि सर हमें पीरियोडिक टेबल पढ़ानी है, अब तक किसी ने नहीं पढ़ाई है, आप थोड़ा ज्यादा अच्छे से डिटेल में पढ़ाइए। तो चलिए आप सभी के लिए मैं पीरियोडिक टेबल लेकर के आ गया हूं। आप सभी जितने भी साथी गण हैं अपने सभी साथियों से इस सेशन को शेयर कर दीजिए और हम बहुत अच्छे से पीरियोडिक टेबल पढ़ने वाले हैं मित्रों। एक एक करके आपको सारी बातें सिखाई जाएंगी। बहुत बिगिनिंग से मैंने सोचा है कि आप लोगों को सवाल कराऊंगा, उससे पहले मैं आप लोगों को इस पीरियोडिक टेबल के बारे में बहुत सारी बातें जो आपको पता होनी चाहिए वो मैं बताऊंगा। आवर्त सारणी, कल हमने जब बात की थी साथियों तब भी हमने इसके बारे में काफी सारी बातें की थी। हमने कहा था कि भाई इंसान की प्रवृत्ति रही है कि वो चीजों को इस प्रकार से व्यवस्थित करता आया है कि वो चीजों को हमेशा देखता आया है, और देखता आया है से मेरा तात्पर्य था कि वो ये देखता आया है कि भाई चीजें उसको सब क्रमबद्ध तरीके से मिली या नहीं मिली। मैंने आपको बताया था कि हम घर के अंदर जब चीजें रख रहे होते हैं तो हमारा प्रयास होता है कि घर में मान लीजिए कि हम अपने बुक्स को सेटल कर रहे हैं तो इस प्रकार से बुक सेटल करेंगे कि एक प्रकार से एक जैसी बुक एक साथ हो। हमको जब प्रेयर की टेबल लिस्ट में खड़ा किया गया था तो हम लोगों के साथ भी यही प्रयास किया गया था कि प्रेयर के अंदर जब हम खड़े होते थे तो सबसे छोटा जो व्यक्ति होता था उसको सबसे आगे रखते थे और सबसे बड़ा जो व्यक्ति होता था उसको सबसे लास्ट में रखते थे। कल हमने आपको एक बेसिक इंट्रो दिया था कि पीरियोडिक टेबल को किस प्रकार से जितने भी वैज्ञानिक रहे उन्होंने विचार किया होगा। इसी क्रम में अब मैं आपको यहाँ के इतिहास से लेकर के आज तक जो मैंने कल आपको पीरियोडिक टेबल दिखाई थी, बेसिकली वो आप लोगों का इंटरेस्ट को, यानी कि मैंने एक तरह से यूं समझिए कि आपको बता दिया कि ये आपकी एक्सट्रीम परिणति है, यानी पीरियोडिक टेबल में आपको अधिकतम इतना पता होना चाहिए। और अब न्यूनतम कहां से शुरू होती है पीरियोडिक टेबल, थोड़ा सा इतिहास जानते हैं कि आज जो चीज हम देख रहे हैं आवर्त सारणी की, वो कभी शुरू कहां से हुई थी। साथियों चीजों को व्यवस्थित रखना, जैसे मैंने कहा, सहज इतना आसान भी नहीं है कि भाई किताबें उठाई एक साथ धर दी, चप्पलें उठाई एक साथ रख दी, बर्तन उठाए एक साथ रख दिए, ये तो दिख रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारे साथियों परमाणु दिखता नहीं है। परमाणु को देखने के लिए भी आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, और केवल इतना ही आधार होता कि देख करके साइज के आधार पर ही रख दिया होता तो भी बहुत बड़ी बात होती, लेकिन साइज का भी अपना ही एक तरीका होता है। तो कहने का मतलब है कि वैज्ञानिकों ने किस चीज को आधार माना। जैसे चलिए मैं आपसे एक सिंपल सी बात करता हूं। आपके पास में साइज के लिए मैं आपके पास दो ऑप्शन देता हूं। आपके पास मतलब 8-10 किताबें हैं। 8-10 किताबों में किताबें आपकी जो है वो मोटाई के हिसाब से भी किताबें हैं और लंबाई के हिसाब से भी किताबें हैं। यानी कुछ किताबें ऐसी हैं जो लंबी हैं, और कुछ मतलब किताबों का जो क्रम है वो दो प्रकार से बनाया जा सकता है, या तो लंबाई के आधार पर बनाइए या मोटाई के आधार पर बनाइए। तो ऐसी स्थिति में आप में से किसी एक ऑर्डर को आपको चूज करना पड़ेगा। कुछ लोग लंबाई के आधार पर डिसेंडिंग ऑर्डर चूज करेंगे या असेंडिंग ऑर्डर चूज करेंगे, कुछ लोग मोटाई के आधार पर डिसेंडिंग असेंडिंग चूज करेंगे। ऐसे ही पदार्थों के गुणों के आधार पर वैज्ञानिकों ने जो है, क्योंकि तत्व इतना आसानी से ज्ञात नहीं हो जाता, किसी टेबल में रख करके नहीं रखा हुआ था कि भाई किसी टेबल पर जैसे फूल के मतलब फलों के टोकरे रखे होते हैं, ऐसे प्रकृति के अंदर तत्व इतना आसानी से ज्ञात नहीं हो गया था कि देखिए इतने सारे तत्व हैं प्रकृति में ज्ञात हैं, चलिए इनका उपयोग कर लीजिए। मतलब समझिएगा, प्रकृति में तत्वों की भी समय समय पर खोज की गई। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, जब मेंडलीव ने तत्वों की खोज की थी, यानी आवर्त सारणी की जब खोज की थी, तब मात्र प्रकृति में 63 तत्व ही ज्ञात थे, और आज 118 तत्व ज्ञात हैं, यानी एलिमेंट ज्ञात हैं। तो कहने का मतलब यह हुआ कि इन तत्वों की भी खोज समय समय पर होती रही है ना। तो इसी चीज को आप लोगों को समझ के चलना है और मैं आपको यही समझाता हुआ चलूंगा। देखिए, तो सबसे पहला जो इतिहास शुरू होता है कि इंसान ने किस प्रकार से सोचा कि भाई पीरियोडिक टेबल बनाएं या तत्वों को एक साथ उठा करके रखें जो ज्ञात हैं। तो उस क्रम में जो आपका सबसे पहला व्यक्ति आया था उसका नाम था डोबेराइन, जिसका नाम क्या था? डोबेराइनर। मैं नाम लिखता हूं, डोबेराइनर। ये व्यक्ति था डोबेराइनर, जिसने सर्वप्रथम क्या कहा था साथियों? जिसने सर्वप्रथम आवर्त सारणी बनाने का प्रयास किया। और सर्वप्रथम जो आवर्त सारणी बनाने का प्रयास किया, इसने तत्वों को त्रिक के अंदर बांटा। यानी कि इसने किस प्रकार से बांटा? इसने तत्वों को ट्रायड बना करके, मैं आपका थोड़ा सा पेन का साइज नॉर्मल कर लेता हूं, कुछ ज्यादा ही भारी कर दिया है मैंने। हाँ भाई, तत्वों को उसने क्या किया? त्रिक यानी कि ट्रायड बना करके, त्रिक बना करके व्यक्त किया। त्रिक बना करके मतलब ये क्या होता है? ट्रायड बना करके। अब बोले सर ये ट्रायड कैसे बनाया होगा, क्या था इस ट्रायड का मतलब? साथियों, इसने ट्रायड बनाया और इस प्रकार से उन्हें व्यवस्थित करने का प्रयास किया कि प्रत्येक वाले मतलब 3 तत्व, मान लीजिए कि यहां पर तत्व बनाए A B C। अरे अपन जैसे वो नहीं खेलते थे, बीच का बंदर खेलते थे टाइप से,
है ना। आपको इसमें क्या कहा इसने, डोबेरायर ने, कि ये जो तत्व है ए और ये जो तत्व है बी, इन दोनों तत्वों का जो मिला जुला असर है इस तत्व में उपस्थित होगा। मतलब क्या हुआ, इसने कहा कि यहां पर जो बीच वाला तत्व है उसका परमाणु भार, क्या चीज साथियों, इसका परमाणु भार। परमाणु भार मतलब क्या होता है, एटॉमिक मास। ये ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा मित्रों, एटॉमिक मास। और दूसरी चीज क्या कही साथियों, इसने कहा गुणधर्म जो हैं, एटॉमिक मास और जो गुणधर्म हैं बीच वाले तत्व के, वो अपने पड़ोसी तत्वों के गुणधर्मों का औसत हैं। यानी कि एक तरह से इसने क्या कही, बीच वाले तत्व का, बीच वाले तत्व का परमाणु भार एवं, यानी परमाणु भार अर्थात एटॉमिक मास और गुणधर्म जो है वो अपने पड़ोसियों का औसत है। किनका औसत है, पड़ोसियों का औसत है। ये बात किसने कही थी, डोबेराइनर ने कही थी। तो अब इस बात को बोले सर थोड़ा समझाइए, हम कैसे मान ले कि ऐसी ही बात थी। आइए देखते हैं क्या थी बात, देखते हैं आपके सामने ये रही बात। मित्रों इस बात को आपको यहां से समझने का प्रयास करना है। डोबेराइनर की बात को मैं आपके सामने कैसे लेके आया हूं, आइए एक एक करके हम देखते हैं। नंबर 1 साथियों, आपको एटॉमिक मास इधर देखना है लिथियम का। ये इसने 3 का त्रिक बनाया। ये मैं डोबेराइनर की ही पीरियोडिक टेबल लेकर के आया हूं, इसे आप ध्यान से देखिए। इसने लिथियम और पोटेशियम के बीच में रख दिया सोडियम को। यहां देखिए मित्रों, आपके सामने एक त्रिक बन गया। त्रिक किस किस का बन गया, एलिमेंट 1 का, एलिमेंट 3 का, है ना बेटा। तो देखिए एलिमेंट 1 का एटॉमिक मास इसने कहा 6.9 है, और पोटेशियम का जो एटॉमिक मास है वो कितना है, 39.1 है। इन दोनों का औसत मास इधर देखिए भाई, इन दोनों को अगर आप जोड़ देंगे तो यहां से आपका 1 का 0 बना, और ये हो गया आप लोगों का 6 और 5 और 1 6, यानी 46। 46 जो आपका निकल करके आ रहा है, इसके अंदर इसने क्या कहा मित्रों कि इस 46 के अंदर आप अगर औसत निकालेंगे तो इन दो तत्वों का आपको भाग देना पड़ेगा। तो मास कितना निकल करके आया, 23। तो ये 23 जो मास निकल करके आया वो किसका था, सोडियम का। तो इसने क्या कहा, इसने तत्वों को जैसे एक त्रिक बना दिया इसने। अब इसके लिए ट्रायड क्या हो गया मित्रों, इसके लिए ट्रायड हो गया लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। इन तीनों का ट्रायड बना दिया इसने दोस्तों। देखो इन तीनों का सार जो है वो इसके पास है, यानी कि लिथियम और पोटेशियम का जो एवरेज है वो किसके पास है साथियों, सोडियम के पास है। क्लियर। ऐसे ही देखिए यही काम इसने कैल्शियम के पास किया, कैल्शियम का बनाया, बेरियम का बनाया ट्रायड, और इनके बीच में किसको रख दिया, स्ट्रोंशियम को। तो इस प्रकार इसने कहा कि तत्वों को क्यों ना इस प्रकार से जोड़ दिया जाए। देखिए जैसे क्लोरीन का किया, ब्रोमीन का किया, आयोडीन का किया, मतलब इनको भी एक साथ जोड़ दिया। इसने कहा तत्वों को इस प्रकार से रखा जाना चाहिए कि जो भी मास का एवरेज निकल के आए वो बीच में आ जाए, उनकी प्रवृत्ति भी एक जैसी होंगी और मास भी एक जैसा होगा। ऐसा किसने कहा, डोबेराइनर ने कहा। उम्मीद है मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को सर्वप्रथम इंसान के द्वारा किया गया यह प्रयास समझ में आया होगा कि उसने औसत मार्ग अपनाया था, डोबेराइनर का प्रयोगशाला हो गया। अच्छा चलिए सर, इसके बाद दूसरा व्यक्ति कौन आया, उसका नाम था न्यूलैंड। इसका नाम क्या था मित्रों, जिस व्यक्ति ने इसके बाद जो कार्य किया, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था। इसने क्या कहा, इसने एक बहुत अच्छी बात बताई, और वो बात क्या थी मैं आपको वो बताता हूं। न्यूलैंड ने जो नियम दिया, देखो साथियों आपके पेपर में ये नियम एज इट इज पूछे जाते हैं, हल्के में मत ले लेना भाई। क्या कह रहा हूं मैं आप लोगों से, यहां के बाद आया साथियों न्यूलैंड का ऑक्टेव। क्या आया, न्यूलैंड का ऑक्टेव नियम, न्यूलैंड का ऑक्टेव। इसने क्या कहा, इसके न्यूलैंड के ऑक्टेव नियम को आप अष्टक नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अष्टक का नियम भी कहते हैं। इसने ये कहा कि जब बताया तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर जब रखेंगे, इसने क्या कहा, जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए, ये बात बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है, जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित किया जाता है, तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित किया जाता है। यही बात आपको समझनी है कि व्हेन एलिमेंट्स आर सेटल इन ए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, तो क्या होता है साथियों, किया जाता है
तो आठवां जो तत्व है ना, यानी एर्थ एलिमेंट, यानी कि एर्थ एलिमेंट रिजेंबल विद, किससे रिजेंबल करता है, यानी कि समानता रखता है। समानता किससे रखता है? समानता रखता है साथियों, समानता रखता है। किससे समानता रखता है साथियों? पहले तत्व से। ये बात से इसने किसने कहा था? आपका न्यूलैंड जो था उसने कहा था। तो ये न्यूलैंड का ऑक्टेव नियम कहलाता है साथियों। और इसने इस बात का समर्थन देने के लिए एक बहुत प्यारी पंक्ति का इस्तेमाल किया। आप में से कुछ साथी ऐसे होंगे जिन्हें म्यूजिक का शौक होगा, उनको एक बेसिक बात पता होगी कि म्यूजिक के अंदर जब म्यूजिक को बजाया जाता है तो उसके अंदर एक नियम यहां से रखा जाता है, और वो क्या होता है? सा रे गा मा। अब देखना है ध्यान से, पा धा नी और सा। अगर आपको 7 सुरों का अंदाजा है तो ये 7 सुर ना होकर के किस प्रकार से हैं, इधर देखें आप लोग। नंबर 1 सुर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये 7वां, और फिर आ गया 8वां। इसने कहा कि जो 8वां सुर, चूंकि जैसे सुरों के अंदर समानता है, ऐसे ही तत्वों की प्रकृति में जिनमें समानता है वो हर एक दूसरे के साथ 8वें नंबर पर समानता रखते हैं। कैसे? आइए इस फोटो को देखिए, आपके समझ में आ जाएगा। इधर देखिए, ये था न्यूलैंड की कही हुई बातें। इस न्यूलैंड की बात को आप समझने का प्रयास करें मित्रों। इस न्यूलैंड की बात के अंदर जो बात सबसे इंपॉर्टेंट थी वो क्या थी, इधर देखते हैं। देखिए साहब, आपके सामने ये जो थी सा रे गा मा प ध नी। अब अगर इनको आप ध्यान से देखें तो देखिए सारे गामा पा धा नी, और उसके बाद वापस से क्या आ जाएगा? सा आ जाएगा। तो यानी कि 7 तत्व। अब इसने क्या कहा कि जो हाइड्रोजन है ना, इसके हिसाब से क्या हुआ साथियों? हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन सबको एक साथ रखने के बाद इसने क्या कहा कि देखिए ऑक्सीजन के बाद अगर आप फ्लोरीन रखते हैं तो ऑक्सीजन ने, मतलब इसके बाद फ्लोरीन रखते हैं तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन की जो प्रवृत्ति है ना वो एक समान मानी जाएगी। ऐसे ही अब देखो, इधर से चलना शुरू करो लिथियम से, और सोडियम तक आने में आपको देखो 8 तत्व काउंट करने पड़ेंगे। 3 तो ये रहे, 4 5, छठा है ना, मतलब यहां से आपको जब काउंट करना पड़ेगा तो ये जो पहला तत्व है, इसके बाद सोडियम कौन सा तत्व हो गया? इसके कंपैरिजन में 8वां तत्व हो गया। यानी जिस प्रकार से ये सा है तो वापस से सा आ गया। कहने का मतलब है कि सारे गामा पाधा नीसा में अगर रे से आप शुरू करेंगे तो वापस रे पर लौट के आएंगे तो 8वां ही तो पद होगा, ये 8वां ही तो सुर होगा। इसी बात को इसने समझाने का प्रयास किया। इसने यही कहा कि सोडियम को अगर मैं इस प्रकार से रखता हूं तो इस प्रकार से क्रमिक रूप से चली आएगी। ऐसे ही इसने पोटेशियम की बात करी, ऐसे ही इसने कॉपर की बात करी। इसका सिंपल सा फंडा था कि आप चीजों को इस प्रकार से रखते चले जाइए कि वो 8वें के बाद वापस में एक दूसरे के साथ में रिपीट होकर के आ जाए। तो न्यूलैंड ऑक्टेव, न्यूलैंड ऑक्टेव का मीनिंग समझ में आ गया। तत्वों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए कि हर तत्व जो है वो 8वें तत्व के बाद अपने आप को पुनर्विन्यासित करे, यानी कि उसके यानी एलिमेंट्स को इस प्रकार से रखा जाए कि 8वां एलिमेंट जो है वो पुनरावृत्ति करे परमाणु धर्म के अंदर, गुण धर्म के अंदर। ये किसने कहा था? न्यूलैंड का ऑक्टेव नियम था। क्लियर हो गया? इतनी बात सबको समझ में आ गई। चलिए अब इसके बाद मैं आपको तीसरी नियम सिखाता हूं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट, आप लोगों ने सुनी भी होगी, और उसका नाम है मेरे प्यारे साथियों मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल। ये किसकी पीरियोडिक टेबल है मित्रों? मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल। अब सर ये क्या होती है? साथियों इसको आपको थोड़ा सा समझना है। पीरियोडिक टेबल को बहुत हद तक इसने अपने तरीके से समझाने का प्रयास किया था। क्या नाम था इसका? मेंडलीव। इसने जो बातें कही वो मैं आपको बताता हूं। इसने जो बहुत अच्छी बात कही, इसने कहा कि परमाणुओं के जो गुणधर्म है ना वो असल में उनके द्रव्यमान के आवर्ती फलन है। मतलब क्या हुआ? परमाणुओं के, इसने बहुत अच्छी बात कही कि तत्व जो हैं यानी कि एलिमेंट्स जो हैं उनके, इस बात को समझने का प्रयास करिएगा। एक मिनट मैं यहां लिखता हूं, तत्वों के गुणधर्म, तत्वों के गुणधर्म, ये बात आपको समझनी है। उनके परमाणु भार का, परमाणु भार क्या होता है भाई? एटॉमिक मास का आवर्तिक फलन है। आवर्ती फलन का मतलब क्या होता है भाई? आवर्ती फलन है मतलब पीरियोडिक फंक्शन है। अब ये क्या मतलब हुआ सर? अभी समझाते हैं। आवर्ती फलन है,
कौन? तत्वों के गुणधर्म, मतलब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलिमेंट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलिमेंट्स। अब इसका क्या मतलब है, आइए एक बार देखते हैं साथियों। इसका बहुत सिंपल सा मीनिंग है और वो क्या है? परमाणु भार। मतलब क्या है? इसने कहा कि अगर आप पीरियोडिकली तत्वों को व्यक्त करते चले जाएंगे तो तत्व जो गुण दिखाते हैं वो बिल्कुल उसी क्रम में दिखाते हैं जिस क्रम में उनका परमाणु भार होता है। तो इसने कहा तत्वों को इस प्रकार से व्यवस्थित करो जिस प्रकार से उनका परमाणु भार हो। कैसे? इधर देखिए, इधर आपको दिखाई दे रहा होगा मित्रों, ये है आपके सामने हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ में अगर आपने ध्यान से देखा, एक मिनट के लिए मैं आपको दिखाता हूं, ये पेन सिलेक्शन थोड़ा क्या बार बार करना पड़ता है। हाँ जी, इधर देखें, अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये जो आपका हीलियम है, हीलियम के बाद क्या लिखा इसने? लिथियम रखा, लिथियम के बाद बेरिलियम रखा, बोरॉन रखा, कार्बन रखा, नाइट्रोजन रखा, ऑक्सीजन रखा, एफ रखा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह हुआ साथियों कि हाइड्रोजन के बाद लिथियम बढ़ता हुआ परमाणु भार, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एफ, यानी कि इसने तत्वों को जब रखा तो उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर रखा। इसी प्रकार से ऑर्गन, क्रिप्टॉन, कैल्शियम, इन सबको अगर आप देखें तो इसने सब जगह इनको किस आधार पर रखा? इनके बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर रखा। ठीक है, ये कौन था? मेंडेलीव था। अब आप सवाल पूछेंगे फिर सर इसमें गलती क्या रह गई? एटॉमिक मास। अच्छा, एक बात मैं आपको याद दिला दूं, शायद आपको याद होगा, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। एटॉमिक मास क्या होता है मित्रों? पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया हुआ है। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास के अंदर क्या होता है आपको पता होना चाहिए? मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये चीजें हमने पढ़ी हुई है। अच्छा, एक बात और मैं आपको याद दिलाता हूं, मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से आपको याद आना चाहिए साथियों, हम एक टर्म पढ़ते हैं। अच्छा, मास का आधारण निर्धारण किससे होता है? अच्छा, एक और टर्म होती है साथियों, मास नंबर। अगर आपने सुना हो, आपने एटॉमिक मास के आधार पर एक टर्म सुनी होगी और वो होगा आइसोटॉप। अच्छा, ये क्या होते हैं? आइए एक बार मैं आपसे बात करता हूं। मान लीजिएगा साथियों, एटॉमिक मास की बात हो रही है और मैंने आपके सामने लिखा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है 1H1, ड्यूटेरियम 1H2, 1H3। ये ऊपर जो लिखा है ये क्या है? अरे भाई ये मास ही तो है, ये आपने मास लिख दिया। तो भाई एक बात बताइए, अगर आवर्ती फलन होता है, अच्छा मास क्या होता है फिर से मैं बता दूं। मान लीजिए यहां पर पूछा गया हाइड्रोजन के अंदर, तो यहां प्रोटॉन कितना है? 1 है, ये तो हो गया एटॉमिक नंबर। ठीक है बेटा, मास नंबर किसका है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, या तो न्यूट्रॉन है ही नहीं। अच्छा, और यहां इलेक्ट्रॉन कितना है? जितना प्रोटॉन होता है। अच्छा, इधर देखिए, प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन 1 है, इलेक्ट्रॉन 0 है, सॉरी इलेक्ट्रॉन भी 1 है क्योंकि जितना प्रोटॉन होता है उतना इलेक्ट्रॉन होता है। ऐसे ही प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन 2 है, इलेक्ट्रॉन 1 है क्योंकि जितना प्रोटॉन है उतना इलेक्ट्रॉन है। लेकिन एक बात बताइए, अगर इसने जो कहा वो बात सही थी, क्या कहा था इसने? तत्वों के जो गुणधर्म होते हैं वो परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। अगर इसके मेंडलीव की कही हुई बात सही थी तो भाई साहब एक बात बताइए, जब आपकी बात सही है तो क्यों ना आपने आइसोटॉप्स को भी अपनी टेबल में जगह दी? बोले मतलब क्या कहना क्या चाह रहे हो सर? आइए देखते हैं साथियों, ये रहा आपका हाइड्रोजन। मैं कमियां बता रहा हूं आप लोगों को, कमियां से मेरा मतलब क्या है, मैं ये नहीं कि कमियां गिनाने लग रहा हूं मैं आप लोगों को। ये जो हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहा है, आप एक तरफ तो कहते हैं, मेंडलीव क्या कहता है, एक तरफ तो साथियों, एक तरफ तो मेंडलीव कहता है कि सर जी आपके परमाणु भार के, यानी तत्वों के जो गुण हैं वो परमाणु भार के आवर्ती फलन है। किसके? परमाणु भार के आवर्ती फलन है। और एक तरफ जब आप इस लाइन को बोलते हैं तो मानते नहीं है। ये तो वही बात हो गई ना, लॉकडाउन की आपने कहा, लॉकडाउन लोग मान ही नहीं रहे, तो मेंडलीव की ये वाली बात पिट गई। अच्छा, एक बात साथियों, लेकिन मेंडलीव को इज्जत बहुत मिली साहब, क्योंकि आज जो वर्तमान आप स्वरूप देखते हैं पीरियोडिक टेबल का, वो कुछ इस प्रकार का ही तो दिखाई देता है। यानी इसने आवर्त और वर्ग यानी पीरियड और ग्रुप बनाने का काम तो बखूबी किया था, ये बात आपको माननी पड़ेगी। अच्छा, इसके अतिरिक्त मैं आपको एक बात और बताता हूं। देखिए, आप जब आप मेंडलीव की बात मान रहे होते हैं तो इसको इस बात के लिए भी इज्जत दिया जाना चाहिए कि उस समय जितने ज्ञात तत्व थे, आपसे पेपर में साथियों कई बार यह सवाल पूछ लिया जाता है, मेंडलीव ने जब पीरियोडिक टेबल बनाई थी तब कितने तत्व ज्ञात थे? तो साथियों उस समय केवल 63 तत्व ही ज्ञात थे। यह ध्यान रखना, मतलब समझ रहे हैं आप लोग, केवल कितने तत्व ज्ञात थे? 63 एलिमेंट्स ही थे जो नॉन थे। आपको यह बात समझ में आना जरूरी है। ठीक हो गया? अच्छा, तो 63 तत्व ज्ञात हो गए, आवर्ती फलन हो गया, ये बात हमने आपको अच्छे से समझा दी।
इन्हीं की बात के आधार पर, क्योंकि इनने जो बात बताई उसमें जो मेजर मिस्टेक रह गई वो ये थी कि परमाणु भार को इन्होंने एप्रिशिएट तो कर दिया लेकिन मान नहीं पाए। ऐसी स्थिति में साथियों एक नई चीज निकल के आने का अब समय हो चुका था, और वो थी साथियों आधुनिक आवर्त सारणी, यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो साथियों जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपकी बन के आने वाली थी, उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज निकल के आनी थी वो क्या थी, वो मैं आप लोगों को बताता हूं साथियों। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इसी बात का ख्याल रख लिया गया था। क्या रख लिया गया था कि तत्वों को, देखिए याद करना, किन्हीं भी दो तत्वों के परमाणु क्रमांक सेम नहीं हो सकते। ये बात तो आप आज भी गांठ बांध के रख लेना। मतलब क्या कह रहा हूं मैं, एनी ऑफ टू एलिमेंट्स, ये ध्यान से समझना, एनी ऑफ टू एलिमेंट्स कैन नॉट हैव सेम एटॉमिक नंबर, कैन नॉट हैव सेम एटॉमिक नंबर। ये बात आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। यानी कि दो एलिमेंट क्या नहीं रख सकते समान, एटॉमिक नंबर समान नहीं रख सकते। दे एनी ऑफ द टू एलिमेंट कैन नॉट हैव सेम एटॉमिक नंबर। अगर ये बात आपको समझ में आती है तो यहीं से आपको एक बात और समझ में आ जानी चाहिए, दो एलिमेंट के जब एटॉमिक नंबर सेम नहीं है तो इसका मतलब इसने जो कहा, आधुनिक आवर्त सारणी के जो निर्माता था, हाँ भाई आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माता कौन था, सवाल पेपर के अंदर पूछा जाता है, मोज़ले था। ये सवाल मैं कराऊंगा आप लोगों को, सारे सवाल बना करके रखे हुए हैं, पर मैंने सोचा थोड़ा सा बेसिक पढ़ा दूं, बहुत ज्यादा डिमांड थी आप लोगों की। 1913 के अंदर मोज़ले ने आधुनिक आवर्त सारणी दी थी और इसने एक सिंपल सी बात कही थी। इसने क्या था, इसने कहा था पदार्थों के गुण जो हैं, पदार्थों के गुण क्या कहते हैं उसको, तत्वों के, यानी कि तत्वों के गुण कहिए या फिर पदार्थों के तत्वों के कहिए, ज्यादा सही होगा। तत्वों के यानी एलिमेंट्स के जो गुण हैं, एलिमेंट्स के गुण, उनके किसके, उनके एटॉमिक नंबर के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन मतलब पीरियोडिक फंक्शन मतलब क्या हुआ, जिस प्रकार से आप एलिमेंट्स के अंदर क्या बढ़ाते चले जाएंगे, एटॉमिक नंबर बढ़ाते चले जाएंगे, उसी क्रम में इसने क्या कहा, एटॉमिक नंबर जिस ऑर्डर में आप बढ़ाते चले जाएंगे उसी नंबर के अंदर मेरे प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, उसी नंबर में आप लोगों के सामने, उसी क्रम में आप लोगों के सामने जो प्रवृत्ति है उनके अंदर परिवर्तन आने लग जाएगा। तो अब हमको जो सबसे इंपॉर्टेंट बात पता होनी चाहिए, वो क्या पता होनी चाहिए, वो मैं आप लोगों को बताता हूं साथियों। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको पता होनी चाहिए इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, और वो क्या है, वो बात है साथियों कि कितने आवर्त हैं। आवर्त का मतलब हुआ पीरियड कितने हैं और ग्रुप कितने हैं। एक सवाल तो ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो देखिए इधर देखिए, आपके सामने मैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिखाता हूं साथियों। ये जो नंबर लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, क्या दिखाई दे रहे हैं, ये जो नंबर आप लोगों को लगे दिखाई दे रहे हैं, दिस वन, ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं साथियों, ये है आवर्त, अर्थात ये तो कहलाते हैं पीरियड। अच्छा, और ये जो नंबर लिखे दिखाई दे रहे हैं ना आपको, 1 2 3 4 5 6, ऐसे करके आप देखिए एंड तक चलते चले जाएंगे तो यहां पर आ गया 18, यानी कि यहां पर पीरियड कितने हैं, पीरियड तो हो गए 7, और जो ग्रुप है मेरे प्यारे साथियों वो कितने हो गए, 18। तो पेपर में अगर आपसे ये पूछा जाए कि पीरियड कितने हैं तो 7 हैं और ग्रुप कितने हैं तो 18 हैं। क्लियर, एक बात तो ये समझ में आनी चाहिए। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताता हूं कि यहां पर ये जो ग्रुप आपको दिखाई दे रहे हैं, इन ग्रुप्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो क्या है, इधर देखिए साथियों, 18 ग्रुप हैं। इनमें से शुरुआती 2 जो ग्रुप है ना, ये एस ब्लॉक एलिमेंट को डेडिकेटेड हैं। किसको डेडिकेटेड है, एस ब्लॉक एलिमेंट को। मैं आपको बताऊं सवाल क्या पूछा जाता है इसके अंदर साथियों, सवाल पूछा जाता है आप लोगों से, यहां पर कोई भी एलिमेंट देके पूछ लिया जाएगा कि बताइए इसका ग्रुप नंबर क्या है, तो मैं आपको वो भी निकालना सिखाऊंगा। यानी कि मैं आपको इंटरेस्टिंग रूप से यहां से कोई भी अपन एलिमेंट उठाएंगे और उठा करके उस एलिमेंट के अंदर आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछ लेंगे कि बताइए ये कौन से पीरियड का तत्व है और कौन से ग्रुप का तत्व है। यानी कि वो सवाल क्या बनेगा, मान लो कि कोई भी उठा करके दे दिया, जैसे पूछ लिया कार्बन, कि भाई कार्बन का ग्रुप बताओ, इसका एक फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको अगले लेक्चर में सिखाऊंगा। ऐसे पूछ लिया कार्बन का पीरियड बताओ, इसका भी एक फॉर्मूला है, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि पीरियोडिक टेबल में प्रॉपर्टीज किस प्रकार से चेंज होती हैं, इसके बारे में आप लोगों को इंतजार करना है मेरे नेक्स्ट लेक्चर का।
तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें मेरे प्यारे साथियों। इसके अतिरिक्त एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और, मेरे प्यारे साथी, जितने भी आप में से तैयारी कर रहे हैं, आप में से बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो CHSL का एग्जाम देने वाले हैं। साथियों, CHSL के अंदर बहुत सारे विद्यार्थियों की मेरे पास डिमांड है, लेकिन समय का अभाव है। ऐसी स्थिति में मैं CHSL का क्रैश कोर्स लेके आ रहा हूं। किस चीज के लिए लेकर के आ रहा हूं? स्टैटिक जीके के लिए। स्टैटिक जीके का मतलब क्या होता है? स्टैटिक जीके, क्योंकि साथियों जब मैं CGL के लिए ये कोर्स लेके आया था तो विद्यार्थियों के बीच में बहुत हिट हुआ था। स्टैटिक जीके का मतलब हुआ मित्रों आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, है ना, इन सब्जेक्टों को, और इकोनॉमी, है ना। तो इन सब्जेक्ट्स को मैं डिटेल में लेके आने वाला हूं, क्योंकि आपका जो CHSL का एग्जाम है वो मोस्ट प्रोबेबली 2 महीने तक तो अभी नहीं होने वाला, लेकिन हम घर में बैठ करके इसे खत्म कर लेंगे। और वो मैं कोर्स लेकर के आऊंगा अनअकैडमी पर, क्योंकि मेरा जैसे ही यहां पर कोर्स फिनिश होगा, एक वो निकल करके आएगा, मैं आप लोगों के लिए कोई भी बैच निकल के जैसे ही खत्म होगा, मैं आपके लिए यहां पर नया बैच लेके आ जाऊंगा। इसी बीच में आप में से अगर कोई SSC JEE की तैयारी कर रहा है, मेरे प्यारे साथियों, एग्जाम जब भी होगा आपको 6 महीने का करंट तो पढ़ना पड़ेगा। तो 6 महीने का करंट प्लस स्टैटिक जीके मेरा अभी भी चल रहा है। तो आप में से कोई भी साथी, देखिए एक चीज ध्यान से समझ लीजिएगा, आप लोगों को अब जरूरी रूप से अपने लिए कम से कम 6 महीने और 12 महीने के प्लान ले लेने चाहिए घर में बैठ के पढ़ने के लिए। ये मैं आपको ये समझ लेना बहुत बड़ी बात समझा रहा हूं। आप चाहे रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर SSC एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जिस भी एग्जाम की, क्योंकि एग्जाम में पोस्टपोन होना है। आपके रेलवे एग्जाम जो है अभी देखिए खूब अच्छा माहौल बन रहा था एग्जाम होने का, लेकिन जो स्थिति अभी बन रही है लॉकडाउन की, मतलब जो अगर और देशों को अगर ध्यान से देखा जाए तो लगता है कि एग्जाम कम से कम 2 महीने तक तो अभी नहीं होने वाले। ऐसी स्थिति में मित्रों आप लोगों को अपनी पढ़ाई की निरंतरता बनाए रखनी है। आपको मैं समझता हूं आप में से बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनको ये लगता होगा कि सर हमने इतना पढ़ लिया। भाई, पढ़ने के बावजूद भी जब मैं आपको पढ़ाने आता हूं तो भी मुझे पढ़ के आना पड़ता है। पढ़ाई की एक सबसे बड़ी बेईमानी क्या है कि वो दिमाग में टिकती नहीं है, वो भाग जाती है। मतलब क्या है, आप लोगों को निरंतर प्रयास में रहना है। ठीक है आपने पढ़ रखा है, फिर भी पढ़ते रहिए, क्योंकि जब एग्जाम होगा तब ये एक्सक्यूज नहीं होगा कि बीच में कोरोना का प्रभाव आ गया था। ठीक है, तो आप चाहे रेलवे सेक्शन की कोई क्लास पढ़ें या SSC सेक्शन की कोई क्लास पढ़ें, मेरा रेफरल कोड है साथियों अंकित 10, जिसको यूज करके आप अनअकैडमी पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं। रेफरल कोड याद कर लेना मित्रों, ये है अंकित 10, और इसके माध्यम से चाहे वो मैथ की क्लास हो, रीजनिंग की क्लास हो, जीके की क्लास हो, करंट अफेयर की क्लास हो, सारी क्लासेस उस सेगमेंट के अंदर एक्सेस हो जाती हैं। ठीक है साथियों, उम्मीद है आप लोग अपना ख्याल रखेंगे। थैंक यू सो मच। फिर मुलाकात होती है आप सभी से। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।